है कल्चर को बचाना, वहां का कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस। तो अदर शेड्यूल एरिया में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। तो अदर शेड्यूल एरिया में सिर्फ 4 स्टेट्स आती हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। तो याद करने का तरीका आपको मैंने बताया, माइम टी, माइम टी। तो लद्दाख काफी समय से फाइट कर रहा है, लेकिन टाइम विल टेल कि अगर छठे शेड्यूल में आ गया तो कोई लद्दाख में, जैसे जम्मू कश्मीर में बात चल रही है ना, बाहर से आदमी आके जगह खरीद सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये बात जो है वो लद्दाख में एप्लीकेबल नहीं होगी। एप्लीकेबल कब होगी? तब जहां की जो काउंसिल बनेगी, जो जहां की जो काउंसिल बनेगी वो डिसीजन देगी उस ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो क्या लगता है ये आपको, लद्दाख को देना चाहिए? क्या लगता है जी आपको? लद्दाख को दिया जाना चाहिए। ओके। तो एक बात और होती है कि शेड्यूल एरिया कहां डिक्लेयर किया जाता है? जहां पे 50%, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उसको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। 100 में से अगर 50 लोग से ज्यादा लोग आदिवासी लोग हैं, ठीक है, तो उसको जो, तो इसी शेड्यूल एरिया में जो ट्राइबल मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है तो उसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लद्दाख इज अगेन फाइटिंग फॉर कि उसको छठे शेड्यूल में डाल दिया जाए, ठीक है। ओके। अब बात करता हूं मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, थोड़ा इसके बारे में बात करूंगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, एक बात तो आपको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ को कहां रखा हुआ है? 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा हुआ है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है किसको लेके? एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके बात करता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंटी डिफेक्शन लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब होता था? बड़ी मजेदार कहानी है। पहले मुझे बताओ रविकांत जी, आपने पहले इसके बारे में सुना है? अंजलि, आपने जब पहली बार सुन रहे हो एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि मैं और बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस करूं। चलो बताओ अंजलि, पहले सुना आपने इसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके? ये सब सुना है। सुना है। रविकांत जी? यस सर। सुना हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या सुना जी आपने, क्या जानते हो आप एंटी डिफेक्शन लॉ को? फिर मैं आगे चलूं। अंजलि आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डिफेक्शन लॉ? सर जैसे एक पार्टी का कोई मेंबर है तो वो एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी में अगर मतलब कुछ मतलब चलो अब मैं समझाता हूं। ये देखो बच्चे, अब पता है आपको, मान लो 100 सीट्स हैं टोटल, 100 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? ए पार्टी ने मान लो जीते 40 सीट जीती, बी पार्टी ने मान लो 50 सीटें जीती, 51 लिख लेता हूं, और 50 जो सी पॉलिटिकल पार्टी थी उसने 9 सीट जीती। ऐसा हुआ जी। 100 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, और ऑब्वियसली जिसकी मोर देन 50% सीट्स हैं वो गवर्नमेंट बनाएगा। और यहां पे बी जो है विल फॉर्म द गवर्नमेंट, बी विल फॉर्म, बी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। बात समझ आई? अब जो ए वाली पॉलिटिकल पार्टी है वो पैसे वाली पॉलिटिकल पार्टी है। ये क्या बोलती है शाबाश, इनके जो मेंबर है ना, इसको कितनी सीटें चाहिए? इसको अगर 11 सीटें मिल जाएं तो ए जो है वो सरकार बना सकती है। 1985 से पहले क्या होता था शाबाश? ए ने क्या किया, बी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को, एमएलए या एमपीस को बोला इतना पैसा ले लो जी, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, डिपेंड करता है कि उस आदमी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि कितने पैसों से वो मानता है। उसने इसको क्या किया, मान लो 5 करोड़ रुपए पर कैंडिडेट वो देते हैं जी, 5 करोड़ रुपए पर कैंडिडेट
ए पॉलिटिकल पार्टी किसको देती है? बी को देती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का लालच दिया जा सकता है। ठीक है, कि हम आपको एक अच्छी मिनिस्ट्री देंगे, या पैसे का लालच, या कोई और अदर लालच देके, ठीक है, बी पॉलिटिकल पार्टी के 11 मेंबर्स को जो अपने साथ मिला लेते हैं। अब देखो, बी के जो कैंडिडेट्स थे, उसने बी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से इलेक्शन जीता। अब ये क्या कर रहे हैं? शाबाश, जीते हुए कैंडिडेट अब ये शामिल हो रहे हैं कौन सी? ए पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब क्या होगा? शाबाश, ए के साथ बी पॉलिटिकल पार्टी के 11 लोग जुड़ गए। अब ए की जो सीटें थी वो क्या होगी? 51 सीटें होगी। तो इसकी सरकार जो है वो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% मैंडेट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट? तो क्या हुआ? शाबाश, ए ने अब क्या बना दी? सरकार बना दी। अब बी ने क्या किया? बी ने बोला तेरे को 5 करोड़ रुपए दिए थे, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो वापस आ जा मेरे साथ। तो इसकी सरकार टूट जाएगी। बात समझ आई? तो इससे पहले क्या होता था? 1985 से पहले, इसको बोलते हैं हार्स ट्रेडिंग। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हार्स ट्रेडिंग, कि जब आप जीते हुए कैंडिडेट को पैसों का लालच देते हो, या उनको लालच देते हो कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, हम आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री देंगे, या इसके अलावा कोई और लालच आप उनको देते हो, तो उसको आप क्या करते हो? अपने साथ मिला देते हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्स ट्रेडिंग। इससे क्या होता है? शाबाश, जो सरकार जब वो टूट जाती है। ठीक है, तो हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से 1985 से पहले हमेशा सरकार टूटती बनती रहती थी, जिसको लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आया राम गया राम। आया राम गया राम। एक सरकार बनी, 2 महीने 4 महीने रूल किया, अगर किसी को उसका रिक्वायर पोजीशन नहीं मिला, कोई रिक्वायर मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो वो साथ छोड़ देगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, तो वो सरकार टूट जाएगी। तो आयाराम और ग्याराम वाली स्थिति ना हो, सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे। तो ये एक्ट हमारा बना, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ये कानून बनता है। तो कानून क्या बनता है कि अगर मान लो बी पॉलिटिकल पार्टी है और यहां के जो कैंडिडेट्स हैं बी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से इलेक्शन में खड़े होते हैं और इलेक्शन से वो जीतते हैं, ठीक है, अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो कैंडिडेचर है इट विल बी कैंसल, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल। मतलब कहने का ये हो गया, अगर वो एमएलए है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो ज्वाइन करता है ही विल नो लॉन्गर ए एमएलए और एमपी, तो वहां पे सीट खाली हो जाएगी, वहां पे फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से इलेक्शन करवाएगा और दूसरा कैंडिडेट आएगा, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। बात समझ आई? मतलब अगर जे वाला आदमी बी वाला आदमी ए के साथ जुड़ के सरकार बनाने की कोशिश करेगा तो वो सरकार जो है वो नहीं बना पाएगा, ए जो है वो सरकार जो है वो नहीं बनाई जाएगी, वहां फिर से इलेक्शन होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सिर्फ उन्हीं सीटों पे जहां जो कैंडिडेट जिस सीट को रिप्रेजेंट कर रहा था अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स किस सिचुएशन में उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल नहीं होगा, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर व्हाट कंडीशन इफ कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बी, under what condition if candidate of political party B join A and its candidature is not cancelled, its candidature is not cancelled, उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल नहीं होगा। कारण मैं बताता हूं, रीजन मैं आपको बताता हूं। अब आपको पता होगा, अब आपको पता मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, किसकी सरकार थी, कमलनाथ की गवर्नमेंट थी। कमलनाथ मतलब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश, ठीक है, और कमलनाथ
की सरकार में एक कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योति सिंधिया ऐसे लिख लेता हूं, है ना, ग्वालियर खानदान से जी, ग्वालियर सिंधिया खानदान से, ठीक है, ग्वालियर वही जो हमने मराठास में पढ़े थे। अब मुझे एक बात बताओ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया, इनके कुछ आपसी डिस्प्यूट हुए होंगे, तो इन्होंने क्या किया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन्होंने क्या किया, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इलेक्शन में खड़े हुए थे, इलेक्शन जीते थे जे कांग्रेस की टिकट पे, लेकिन बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन उनकी कैंडिडेचर जो थी दैट वाज नॉट कैंसल, दैट वाज नॉट कैंसल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में एक कंडीशन जे, कंडीशन क्या है कि कब उसकी कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगी, वो कैंडिडेचर जे है अगर 51 सीट्स है ना, तो 51 सीट्स का 2/3 करो जी आप लोग, 2/3 कितना होगा जी, ये हो जाएगा 102/3, 3 3 जा 9, 4 34 हो गया। अगर 2/3 मेंबर्स, अगर वो कैंडिडेट 2/3 मेजॉरिटी के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया, अगर 51 सीट्स के साथ उसने सरकार बनाई थी तो 2/3 का मतलब हो गया 34। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2/3 मेजॉरिटी के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उसका जो कैंडिडेचर है दैट विल नॉट कैंसिल, दैट इज द ओनली पॉइंट कि कब कैंडिडेचर उसका कैंसिल नहीं होता। अगर 2/3 मेजॉरिटी, इफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी ज्वाइंस, 2/3 मेजॉरिटी, समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्टेड मेंबर्स, अगर 51 सीट से जीत के जाए, जीत के इन्होंने सरकार बनाई थी, अगर 2/3 मेजॉरिटी इसके 34 एमएलए बी पॉलिटिकल पार्टी के ए को ज्वाइन करते हैं तो किसी का भी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। अगर 34 से कम कितना हुआ, मान लो 30 एमएलए इसको ज्वाइन करते हैं, 30 का जो कैंडिडेचर है इट विल बी कैंसिल आउट। अगर 33 मेंबर्स के साथ भी अगर वो ए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल आउट। बट इफ दे ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी with a required seats of 34, then their candidature will not be cancelled, then anti-defection law is not applied on them. तो 2/3 majority is very important point, ये आप लोगों ने याद रखना कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब अप्लाई नहीं होता, अगर बी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 जीते हुए मेंबर्स, ये याद रखना, इलेक्टेड मेंबर्स अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तब उनका कैंडिडेचर जो है दैट इज नॉट कैंसल, दे विल रिमेन एज ए एमएलए एमपी, राइट, समझ आया आपको? रविकांत जी समझ आया? यस सर। अंजलि समझ आया? यस सर। हाँ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब अप्लाई नहीं होगा? व्हेन एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट अप्लाइड। तो जब 2/3 जो मेजॉरिटी में विनिंग मेंबर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। जितने वो सीट, अगर मान लो 200 सीटें हैं, जितनी सीटें उन्होंने जीती हुई, मान लो उन्होंने जीती 200 सीटें जीती हैं, तो इसका 2/3 कर लो, 400/3 कितना हो गया, 9 चौके 36, मतलब 100 सीट कितना हुआ, 2/3 इतना हुआ ना, 3 एकम 3, तो एक 3 हो गया, फिर 3 x 133। अगर 200 एमएलए हैं, 133 एमएलए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखो जी, 2/3 मेजॉरिटी का मतलब होगा कितने परसेंट हो गया यहाँ पर, लगभग 66%, 66%। और आपको पता है, अब आप देखो, जिस बंदे के साथ 66% एमएलए या एमपी जा रहे हैं उसका मतलब क्या है जी, उस बंदे का पार्टी के ऊपर अच्छा खासा होल्ड है या नहीं? यस सर, है ना? तो ऐसा किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कमलनाथ की सरकार गिर गई, इनके कुछ आपसे डिस्प्यूट थे, तो 66% एमएलए कांग्रेस का लेके जब बीजेपी ज्वाइन किया बंदा, ठीक है, तो वहां पे आपको पता होगा मध्य प्रदेश में आजकल शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां,
ठीक है, तो कमलनाथ की गवर्नमेंट टूट गई थी। तो बीजेपी ऐसा खासा इन्होंने चलो किया जाए नहीं किया, राजस्थान में भी ऐसा होने की कोशिश हुई थी, पता आप लोगों को। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ आपसी मतभेद थे। यस सर। तो उस बंदे ने क्या किया था शाबाश, तो सचिन पायलट 2/3 मेजोरिटी जो था ना वो सीक नहीं कर पाया। अगर 2/3 मेजोरिटी, उसको आपको पता होगा, मुझे आपको भी पता होगा कि लगभग 109 एमएलए कांग्रेस के लेके वो काफी दिनों तक होटल में रुका रहा था, जिसका बाद में आया था कि देखो जी जहां पे होटल में वहां पे जहां पे ठहराया हुआ था उसका पर डे एक मेंबर का जो खर्चा था, वो होटल का खर्चा था, एक दिन का खर्चा था कोई 8 से 9 हजार रुपए के आसपास का खर्चा था। लगभग महीना भर वो 109 एमएलए जो थे वो राजस्थान के उस होटल में रुके थे। ठीक है, शायद आपको पता भी होगा जी, सुनी थी न्यूज आपने। यस सर। कर्नाटक में ऐसा हुआ था, सिमिलर थिंग्स हैपेंस इन कर्नाटक आल्सो। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इन्हें क्या किया, थोड़ी सी रोक लगाई। अगर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी करना चाहते हो, ठीक है, कि आप और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल भी ना हो, तो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको जाना पड़ेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मतलब 66% एमएलए उसके साथ थे। उसने बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी की सरकार बनी, कमलनाथ गवर्नमेंट गिर गई। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ताकि कोई मनमर्जी ना करे, अगर कोई जाना भी चाहता है तो एक गुड मैंडेट के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। ठीक है, जो सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट्स को दिखाए कि भाई कमलनाथ की गवर्नमेंट में अब उनको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी में उनको ट्रस्ट नहीं है, तो दे वांट टू जॉइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो दिस वाज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले बताओ, बातें समझ आई आपको? यस सर। ठीक, हाँ, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, 1985 में जब ये एक्ट आया होगा उस वक्त किसकी सरकार थी? उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था 1985 में? सर शायद बताओ। राजीव गांधी थे शायद उसमें। शायद नहीं, वही थे जी। 84 में डेथ हुई थी इंदिरा गांधी की आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार। यस सर। और इंदिरा गांधी के डेथ के बाद अभी संस्कार भी नहीं हुआ था इंदिरा गांधी का, तो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट ओथ दिलवा दी थी, शपथ भी दिलवा दी थी। ठीक है, उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबरशिप मिली, है ना, आपको पता होगा 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप लेनी होती। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का जब संस्कार किया उस वक्त राजीव गांधी जो थे, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? संस्कार से पहले ही, इंदिरा गांधी के संस्कार से पहले ही राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर जो था वो नॉमिनेट कर लिया गया था। ठीक है ना, बाद में क्या होता है, आपको क्या लगता है क्यों किया होगा ऐसा? शाबाश। सर कोई और नॉमिनेट हो जाए। होता ना कि इंदिरा गांधी के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट थी लोगों की, पार्टी के वर्कर्स भी, तो उसी इमोशन का फायदा उठाया जाए कि बाद में और कांग्रेस में लीडर ना खड़े हो जाएं कि आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उस वक्त प्रणब मुखर्जी भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था आफ्टर द डेथ ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो लेकिन उसको राजीव गांधी को बना दिया जी वहां पे। ठीक है, फिर कांग्रेस ने उसको खुश किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना के। ओके, चलो जी आगे। चलो आगे। यस सर। ओके, अब मैं बात करूंगा अगला टॉपिक पकड़ के। अब आपको पता है जो चैप्टर 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किसके साथ? यूनियन के साथ। तो यूनियन का मतलब हो गया सेंटर में जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को लेके, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब बातें, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यूनियन में जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो सब जो है वो इसके साथ डील करता है यूनियन। और ये शुरू होता है आर्टिकल 52 से और खत्म होता है आर्टिकल 51 तक। ये मैंने आपको बात बताई हुई। और जो छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो शुरू होता है 152 से और ये खत्म होता है 237 तक। क्या होता है? खत्म होता है। तो ये बात करता है स्टेट का। तो जो जो बातें हम लोग यूनियन में पढ़ेंगे वही बातें हम लोग कहां पढ़ेंगे? स्टेट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। ठीक है। और चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन। राइट। अब देखना है। अब आगे चलने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पे बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है तो आपके दिमाग में, जब हमारे दिमाग में आता है, क्या बोला? इंडिया, यूके एक्सेट्रा। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात आती है तो यहां पे एक ही कंट्री हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना। आपको पता, कैपिटल आ गई वाशिंगटन। अभी वहां के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड ही बिलोंग्स टू पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी। राइट। तो बताओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शाबाश, क्या फर्क होता है? कुछ आइडिया, कुछ तुक्का मारो अगर आप लोग, तो क्या तुक्का मारोगे आप लोग? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क हो सकता है? तुक्का मारो, शाबाश। रविकांत जी मारो तुक्का, शाबाश। अंजलि आप तुक्का मारो। सर, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है वो सेपरेट होती हैं। सेपरेट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दे आर सेपरेट। इसका क्या मतलब होता है इसमें? क्या मतलब हुआ इसमें? जो लॉ बनाते हैं, तो एग्जीक्यूट मीन जो भी लॉ बनते हैं उनको जो अप्लाई करना है वो सारा एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ गया। नहीं, यही गलत कर गया। याद बिल्कुल ठीक किया वो आपने। इसका यही है, अगर किताब से देखोगे इसका यही डिफरेंस दिखेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब सुनना बच्चे ध्यान से। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दे आर सेपरेट ऑर्गन। देयर इज अ क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, between legislative organ and executive organs of the government. But in case of presidential form of government, there is no relationship between executive and legislative. अब सुनना ध्यान से, क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो वहां पे हमारे पास पार्लियामेंट है, ठीक है, और पार्लियामेंट से ही हमारा कौन निकल के आएगा? प्राइम मिनिस्टर निकल के आएगा। और पार्लियामेंट से ही हमारा क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर से मतलब पार्लियामेंट के ही हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट से भी हमारा डिफेंस मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट से ही हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होगा। जो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मेंबर पार्लियामेंट होंगे। मेरी बात समझ आई? ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोला? एग्जीक्यूटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। बात समझ आई? और आपको ये भी पता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऑल्दो वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए बिल तभी एक्ट बनते हैं अगर प्रेसिडेंट जो है अपना असेंट देता है, जिसमें
तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर आर प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर दे आर आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहले बताओ ये बात समझ आई? एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटर, लेजिस्लेशन जो भी है, मेंबर पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब पार्लियामेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज ए पार्ट। एग्जीक्यूटिव इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जहां पे जितने भी एग्जीक्यूटिव, यहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स जो है एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहले बताओ जो बात समझ आए? इसको साथ साथ समझाना, इसको साथ साथ बोलना, समझ आया पॉइंट? यस सर। थोड़ा अब सुनना जी, थोड़ा इलैबोरेट अभी और अभी भी करता हूं मैं, अभी प्रेसिडेंशियल की बात करता हूं। अब देखो जी, यूएसए में क्या होता है जी? यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो अपने सेक्रेटरी चूज करता है। एक मिनट है जस्ट। ओके अब यूएसए में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट अपना अपॉइंट किया ना, वो अपने सेक्रेटरी अपॉइंट करता, मतलब वो अपना डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा, वो अपना फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा। तो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स है ना, उसके कारस्पॉन्डिंग पोस्ट जो सेक्रेटरी की चूज करता है। डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश का, वो किसके बराबर होगा? डिफेंस सेक्रेटरी। जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होगा वो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। तो क्या मतलब हो गया? तो जहां पे जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। तो यहां पे प्रेसिडेंट उनको अपनी मर्जी से अपॉइंट करता है, और जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक जो है वो इसके साथ काम करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं यूएसए में, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। तो कहने का मतलब क्या होता है? डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? अगर फाइनेंस मिनिस्टर है जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर को लेके पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, सर हमारा जो मैटर था आपने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, सर आपने जहां पे पैसे का इतना इन्वेस्टमेंट किया तो आपने यहां पे क्यों किया? तो यहां पे बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, जवाबदेही होती है जो उनकी, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं यूएसए में, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पे उन क्वेश्चंस का आंसर कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उनके क्वेश्चंस को क्या करेगा? हैंडल करेगा, चाहे डिफेंस मैटर को लेके, चाहे फॉरेन मैटर को लेके, जे मैटर। समझ आ गया? तो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। तो मतलब अगर एमएलए है स्टेट में या सेंटर में एमपी है, तो पूरी पार्लियामेंट के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इन केस ऑफ यूएसए, तो जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू देयर पार्लियामेंट्स। पहले बताओ, समझ आया? रवि खान जी समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो यहां पे क्या होता है, एक मिनट जस्ट वेट, यहां पे उनकी पार्लियामेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनकी और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है।
उनको अगर कोई क्वेश्चन करना है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। वहां का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव उसका हिस्सा होते हैं नहीं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूएसए, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी सर्विस यूएसए जब तक इनकी सर्विस लेना चाहता है तब तक वो इनकी सर्विस यूटिलाइज करेगा, आफ्टर दैम इनको हटा के कोई और रख देगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, जहां पे मिनिस्ट्री चेंज हो सकती है, लेकिन बेशक मिनिस्ट्री, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर पहले किसी एक बंदे को मिला था, जैसे निर्मला सीतारमन है, इससे फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट हटा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिल सकता है, लेकिन दोनों समय पे वो दोनों जो होंगे मेंबर पार्लियामेंट जरूर होंगे। बात समझ आई? तो जब तक उनका, ऐसा भी हो सकता है कि उनसे उनकी मिनिस्ट्री छीन ली जाए, लेकिन डिस्पाइट बीइंग दैट कि उनकी जो मिनिस्ट्री छीन चुकी है, लेकिन वो उस लेजिस्लेटिव ऑर्गन का क्या होगा, हिस्सा होंगे इंडिया में। तो यूएसए में ऐसा नहीं होता जी। पहले बताओ, समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? समझ आया? यस सर। रविकांत जी, इसको समराइज करो, इसको समराइज करो, इसको समराइज करो। सर पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो गवर्नमेंट्स होगी सर, उसमें क्लोज रिलेशन होगा सर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। क्लोज तो रिलेशनशिप से मतलब मोरओवर एग्जीक्यूटिव जो है इट्स ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे हमारे एग्जीक्यूटिव। और क्या होगा सब? सर उन अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी होगा वो खुद ही अपना मतलब जो डिटेल्स होंगी वो पार्लियामेंट में देंगी, वो ही जिम्मेदार होंगे। मतलब और यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उसको इसलिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। पार्लियामेंट के प्रति उनकी जवाबदेही होगी। तो पार्लियामेंट किससे बनता है? मेंबर पार्लियामेंट से। उनके कोई भी क्वेश्चंस है उसको एड्रेस करना उस एग्जीक्यूटिव का क्या है, हिस्सा बनता है। अगर फाइनेंस को लेकर कोई इशू आता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट क्वेश्चन करता है किसी भी इशू को लेकर, किसी भी मिनिस्ट्री को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो उस मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस क्वेश्चंस को एड्रेस करे पार्लियामेंट में। बात समझ आई? तो यहां पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन के प्रति जिम्मेवारी बनती है किसकी? एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो कहां से निकल के आए हैं? लेजिस्लेटिव ऑर्गन से निकल के आए। बात समझ आई? चाहे हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, वो पहले मेंबर पार्लियामेंट है, उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर है। बात समझ आई? तो यहां पे हमारे पास, हमारे इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स दे आर पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। दोनों चीजें हैं जिसमें, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं है पार्लियामेंट ऑफ यूएसए से, फॉरेन सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं है पार्लियामेंट ऑफ यूएसए से। दोनों एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूएसए का, दे आर सेपरेट एंटिटी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है? जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेगा उनकी सर्विस यूटिलाइज करेगा, तो वो तब तक वो एज ए डिफेंस सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी रहेगा। अदरवाइज दे विल बी रिमूव्ड एंड सम अदर पर्सन विल बी अपॉइंटेड इन दैट प्लेस। मेरी बात समझ आई या नहीं आई समझ? सर और एक पूछना था। बताओ। बोलो सर जो यूएसए में जो डिफेंस सेक्रेटरी होंगे, फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, वो ऐसे मेंबर चुने नहीं आए होंगे, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है हमारे यहाँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी लेजिस्लेटिव ऑर्गन का हिस्सा होंगे नहीं। मतलब वो सिर्फ ऐसे ही रखे होंगे अपनी मर्जी से। वो सेक्रेटरी होंगे प्रेसिडेंट के। उसको प्रेसिडेंट, जो वहां पे क्या होता है, जे पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, जो उसकी नजर में उसको लगेगा कि जे आदमी डिफेंस मैटर्स को अच्छे से डील कर सकता है, उसको वो अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेगा। मेरी बात समझ आई? तो जैसे हमारे इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा? वो हमारे पार्लियामेंट का मेंबर होगा। यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में जो डिफेंस सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मेरी बात समझे? जो उसकी नजरों में उसको लगेगा कि ये एक्सपर्ट है, या कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है जो डिफेंस मैटर्स को अच्छे से डील करता है, अच्छे से नॉलेज रखता है, तो वो उसको अपॉइंट कर लेगा अपना सेक्रेटरी। ठीक है? अगर वो उसकी सर्विस से सहमत है, मतलब उसकी सर्विस से खुश है,
तो उसको टेन्योर देता जाएगा। अगर जिस दिन उसको लगेगा भाई ये बंदा डिफेंस मैटर को लेके गड़बड़ी कर रहा है, ये सही काम नहीं कर रहा, तो वो किसी और को अपॉइंट कर लेगा। अल्टीमेट यूएसए में डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो बड़ी पावरफुल पोजीशन है प्रेसिडेंट की यूएसए में, ठीक है। तो सेक्रेटरी जितने भी हैं ये एक एडवाइजरी का रोल प्ले करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपने जो फंक्शनिंग के लिए, कई बार ऐसा भी होता है यूएसए में, सर डोनाल्ड ट्रंप के समय में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, पार्लियामेंट में वो मिनॉरिटी में था। डेमोक्रेटिक पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप जो था वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता था, तो पार्लियामेंट में उसकी मिनॉरिटी थी, राइट। तो पार्लियामेंट में वहां पे मेजॉरिटी थी किसकी? डेमोक्रेटिक पार्टी की, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था रिपब्लिकन पार्टी का। तभी उनके पार्लियामेंट के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में काफी टसल रहती थी। ऐसा भी हो सकता है शाबाश कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसी और गवर्नमेंट की हो और प्रेसिडेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हो। यूएसए में ऐसा भी होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में था ऐसा। मेरी बात समझ आई या नहीं आई समझ? तो काफी टसल वहां पे थे। लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे जो भी सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं जिनका पोजीशन इक्विवेलेंट है हमारे मिनिस्टर्स के बराबर, वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के। पहले बताओ समझ आया? अंजलि एक बार इसको समराइज कर दो शाबाश, इस पॉइंट को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको समराइज कर दो शाबाश। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट, उसको पार्लियामेंट के प्रति और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सर। और जो प्रेसिडेंशियल होती है उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो मतलब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता जो प्रेसिडेंट चूज किए होते हैं, वो जो उसको अपनी नजर में अच्छे ठीक लगता है जिनका वर्क, तो उनको एज अपॉइंट करता है, अपना सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, राइट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और शाबाश, तो ये दोनों में क्या हो गया, ये समझ आ गया। हमारे वहां पे जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इंडिया में, वो पार्ट होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव ऑर्गन का, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे नहीं होता ऐसा, ठीक है। कर दूं साफ इसको? शाबाश, आया समझ? ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब भी क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शंस आएंगे कि इसमें से कौन सा फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, इसका कौन सा फीचर। और एक बात और, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से उठाया हुआ है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो शाम को जो क्लास लूंगा मैं वो लूंगा इंडियन कल्चर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।